करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, हर पाठ के कुछ लर्निंग आउटकम्स होते हैं। लर्निंग आउटकम्स वो बातें हैं जो पाठ पढ़ने के बाद बच्चों को समझ आ जानी चाहिए। तो इस पार्ट में जो लर्निंग आउटकम्स हैं वे हैं, बच्चे केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी की मापों के प्रकार बता लेते हैं, बच्चे अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य या अर्थमैटिक मीन निकाल लेते हैं जब बारंबारता नहीं दी गई हो, बच्चे अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य अर्थमैटिक मीन निकाल लेते हैं जब बारंबारता दी गई हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेसन 3 सांख्यिकी के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूं और इस पार्ट में हम केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट समांतर माध्य करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति या सेंट्रल टेंडेंसी, इसकी परिभाषा से हम लोग शुरू करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति से यहाँ अभिप्राय उस संख्यात्मक माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति मुख्यतः 3 पार्ट्स के होती है, 3 प्रकार की होती है, पहला है समांतर माध्य, माध्यिका या माध्यक, और तीसरा है बहुलक। समांतर माध्य को हम लोग अर्थमैटिक मीन कहते हैं इंग्लिश में, माध्यिका या माध्यक को हम मीडियन कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं। लेसन नंबर 3 में सिर्फ एक ही पार्ट आपको सिखाया जाएगा जो है समांतर माध्य, अर्थमैटिक मीन। अर्थमैटिक मीन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आप सबको कहानियां पसंद हैं, लेकिन ये कहानी आप लोगों को गणित के समांतर माध्य की तरफ ही ले जाएगी। एक बार मेरे पास 15 लीटर्स या 15 यूनिट्स जूस था। मैं यहाँ पर एक शब्द यूनिट्स यूज कर रही हूँ। यूनिट शब्द हम इसीलिए यूज करते हैं जब हम लीटर, मिलीलीटर या कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास 15 यूनिट्स जूस था और मैंने 5 बच्चों को वो जूस दिया। अब उन बच्चों ने वो जूस अपने अपने हिसाब से बांट लिया। अमित को मिला 2 यूनिट्स जूस, सानिया को मिला 3 यूनिट्स जूस, प्रिया को 5 यूनिट्स, सुमित को 2 यूनिट्स और आफरीन को मिला 3 यूनिट्स जूस। अब आप लोग क्या करते हैं, आपको कम जूस मिलेगा तो आप बोलेंगे ना कि नहीं मुझे भी ज्यादा चाहिए, और या फिर आप बराबर दो। तो फिर इन बच्चों ने भी ऐसे ही कहा। अमित और सुमित को कम जूस मिला था तो उन्होंने कहा कि हमें भी बराबर जूस चाहिए। अब इन लोगों ने क्या किया, उसी जूस को वापस पलटा और फिर बराबर बराबर लिया। अब अमित, सानिया, प्रिया, सुमित और आफरीन 5 बच्चों को बराबर जूस दिया गया तो हम लोगों ने पाया कि सबको 3 यूनिट्स मिला। सभी को 3 यूनिट्स मतलब 15 यूनिट जूस 3 यूनिट्स बराबर बराबर 5 बच्चों में बांटा गया। तो बच्चों, ये जो 3 यूनिट्स है यही समांतर माध्य होता है। मैं फिर से समझाती हूँ। 15 यूनिट्स जूस जब 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया तो हर बच्चे को 3 यूनिट्स मिला और यही 3 यूनिट्स आपका मीन या समांतर माध्य होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग यही चीज एक एक्टिविटी से करते हैं। ये मैंने छोटी सी एक यूजुअल एक्टिविटी बनाई है। आपको टॉफीज पसंद होंगी तो मैं अब आपका ज्ञान परखूंगी कि जो मैंने अभी आपको सिखाया छोटा सा स्टोरी के माध्यम से तरीका, वो क्या आप कर पाओगे? मेरे पास 16 टॉफीज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टॉफीज हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आज मेरा बर्थडे है, मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हैं और बाकी 2 आपके दोस्त हैं। अब मेरे बर्थडे पे मुझे ये 16 टॉफीज बराबर बराबर खुद को और 3 और लोगों को बांटनी है। तो हर किसी को, हर व्यक्ति को कितनी टॉफीज मिलेंगी? सोचो सोचो। चलिए मैं बताती हूँ, हम इसे करके देखते हैं। मैंने खुद को एक दी, फिर बी को दी, फिर सी को दी, फिर डी को दी, फिर से मैंने एक एक दी। इजी तरीका यही है ना कि हम बराबर बराबर बांटने के लिए एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
अब आप बताइए, हर किसी को, हर व्यक्ति को कितनी टॉफीज मिली? हर किसी को मिली 4 टॉफीज। तो समांतर माध्य इस बार क्या हुआ? जब हमारे पास 16 टॉफीज थी और व्यक्ति हमारे पास 4 थे, तो हमारा समांतर माध्य 4 आया। कैसे आया होगा, सोचो। चलिए अब हम इसी समांतर माध्य को गणित के रूप में समझेंगे। ये तो एक स्टोरी से किया हमने, एक्टिविटी से किया। अब समांतर माध्य गणितीय रूप में कैसे करते हैं, इसके क्या सूत्र हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि समांतर माध्य निकालने के 2 मुख्य तरीके हैं, वो आंकड़ों पे डिपेंड करेंगे। अगर आपके आंकड़े बहुत कम हैं और बारंबारता नहीं दी गई है, तो इस सूत्र से, छोटे सूत्र से काम चलेगा। लेकिन कभी अगर बारंबारता दी गई है और आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, 100 आंकड़े हैं, तो हमें जोड़ते रहने में दिक्कत आती है, तब हम दूसरा सूत्र यूज करते हैं। समांतर माध्य की परिभाषा। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो समांतर माध्य इज इक्वल टू पदों का योगफल डिवाइडेड बाय पदों की संख्या। इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मैं वही एग्जाम्पल लूंगी दोबारा से हमारे जूस वाले केस का, जिससे आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाओगे, कंपैरेटिव स्टडी कर पाओगे कि जब हमने जूस में कैलकुलेशन मीन निकाला था या फिर वो हमने कितना निकाला था, और अब जब हम सूत्र के हिसाब से करेंगे तब कितना आएगा। क्या दोनों मीन बराबर आ रहे हैं? क्योंकि अगर बराबर आएंगे तभी तो हमारा केस और सूत्र मैच करेगा। बच्चों के नाम थे अमित, सानिया, प्रिया, सुमित, आफरीन, और ये उस टाइम के यूनिट्स लिखे हैं जब उन्होंने अपने आप डाल लिया था जूस। तो इस फॉर्मूले में x बार, आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूं, x बार यहां पर डिनोट करता है मीन को। ओके, मीन मतलब समांतर माध्य। सिग्मा, आपको ये एक निशान दिख रहा होगा, सिग्मा एक ग्रीक अक्षर है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। इस ग्रीक अक्षर का अर्थ होता है योगफल। ये ग्रीक अक्षर आपका योगफल दर्शाता है। तो बच्चों, इस सूत्र के हिसाब से मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n लिखा है। जैसा कि मैंने बताया, x बार आपका मीन होता है और x1, x2, x3 आपके पद होते हैं, उनका योगफल करना है। तो उस योगफल को इतना लंबा लिखने की जगह हम लोग सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। और ये सिग्मा क्या दर्शाता है? सिग्मा दर्शाता है i इज इक्वल टू 1 to n। एक्स आई, यहाँ पर आई का मतलब है 1, 2, 3 अप टू n, जितने भी आपके आंकड़े हों। अब उन आंकड़ों को जोड़ के और हम n से डिवाइड कर देते हैं। अब आप कहेंगे n क्या होता है? पदों की संख्या को n कहते हैं। कुल कितने आंकड़े हैं, कितने पद हैं, उस संख्या को हम लोग n कहेंगे, और इंग्लिश में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहेंगे। n इज इक्वल टू कुल आंकड़े। तो बच्चों, हमारा जो पहला सूत्र हुआ वह क्या हुआ? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय n, वेयर सिग्मा इज फ्रॉम i टू n। i हमारा i से सिग्मा x हमारा i से n तक होता है और x बार हमारा मीन दर्शाता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब इसी सूत्र से अगर हम जूस वाला क्वेश्चन हल करके देखेंगे, तो सेम फॉर्मूला दोबारा लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn डिवाइडेड बाय n,
और ये फॉर्मूला जो अभी मैंने पीछे समझाया, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। अब हमारे केस में x1 क्या हुआ, अमित को जितना जूस मिला, x2 सानिया को जितना जूस मिला, x3 प्रिया को मिलने वाला जूस, x4 सुमित को मिलने वाला और x5 आफरीन को मिलने वाला। अब मुझे मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हीं सबको तो जोड़ना है। तो x बार इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3। अब आप जोड़िए कितना आया, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, कुल जूस था कितना हमारा 15 यूनिट, तो जोड़ के 15 आएगा और बच्चे कितने हैं 5। तो जब हमने इसे जोड़ा हमारा आंसर आया टोटल 15 डिवाइडेड बाय 5। सो हमारा मीन आ गया 3। क्या 3 खाली लिखना ठीक है? नहीं, हमेशा हमें गणित में ध्यान रखना है कि यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट के अपने मार्क्स होते हैं। सो हमारा आंसर कितना आया 3 यूनिट्स। अब आप याद करो, जब मैंने जूस वाली स्टोरी सुनाई थी तो जब बच्चों ने बराबर बराबर जूस लिया था तो सबको कितना मिला था 3 यूनिट्स मिला था। वेरी गुड। और अब हमारा आंसर कितना आया है 3 यूनिट्स। तो हमने देखा कि जब हमने सूत्र के माध्यम से वही सेम क्वेश्चन किया तो भी हमारा मीन 3 यूनिट्स आया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये था आपका पहला तरीका समांतर माध्य निकालने का, जब बारंबारता नहीं दी गई हो। इस नहीं को आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर बारंबारता नहीं दी गई है। अब हम करेंगे अगला तरीका, जब बारंबारता दी गई हो। तो बच्चों अगला टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन निकालना जब बारंबारता दी गई हो। इस तरीके के 3 सोपान है, मैं आपको वो रीड करके सुनाऊंगी, आपको वो अच्छे से तब समझ आएंगे जब हम फिर से एक्टिविटी और क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के आंकड़ों का समांतर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित सोपान है। सबसे पहले प्रत्येक पद में संगत बारंबारता से गुणा करते हैं, प्राप्त गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं, गुणनफलों के योगफल को बारंबारताओं के योगफल से भाग देते हैं, यही भागफल अभीष्ट समांतर माध्य है। तो बच्चों ये सूत्र थोड़ा सा अलग है। अब की बार हमारा x बार मीन दर्शाएगा, जैसा पिछली बार था सेम। लेकिन f आपको यहाँ पे नया दिख रहा होगा। x आपका क्या दर्शा रहा है, पद या आंकड़े, जो भी संख्याएं हो, ऑब्जर्वेशंस हो। ठीक है, और f यहां पे आपका दर्शाएगा f फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बारंबारता कह रहे हैं। तो बच्चों इस सूत्र में आप देखोगे एफ एक्स यूज होगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस सो ऑन fn xn तक, और नीचे सारे f जोड़ देते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे हैं किसी कक्षा में, और उन 100 बच्चों को 50 में से अंक दिए गए। अब अंक 100 हो जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, क्या हम उन्हें ऐसे पूरा लिख के कैलकुलेट कर पाएंगे? 100 अंकों को इकट्ठा लेना फिर 100 से भाग देना पुराने सूत्र से मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, x बना देते हैं, 10 अंक कितने बच्चों के आए, 20 अंक कितने बच्चों के आए, ये टेबुलर फॉर्म में होता है। हमने पिछले वाले तरीके में टेबल का यूज नहीं किया था, लेकिन जब हम बारंबारता दी गए वाले प्रश्न में करेंगे तो हम टेबल बनाएंगे। अभी आप सूत्र समझिए, फिर मैं क्वेश्चन जब कराती हूँ आपको दिखाती हूँ।
तो आपका सूत्र हो गया x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई n। तो जितने भी आपके सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, किसी विद्यालय में 50 अंकों की एक गणित की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो कितने नंबर का प्रश्न टेस्ट था? परीक्षा थी आपके 50 मार्क्स की, और बच्चे कितने थे? 30। दिमाग में रखना, गणित करते समय आप हमेशा जो संख्याएं हैं उन्हें दिमाग में रखा करिए कि कौन सी संख्या क्या दर्शा रही है। 50 अंकों का गणित की परीक्षा हुई और 30 बच्चों ने प्रतिभाग किया। निम्नलिखित आंकड़ों के अनुसार समांतर माध्य निकालिए। अब हमें समांतर माध्य इसी हिसाब से निकालना है। इसे ध्यान से समझिएगा। 50 नंबर का परीक्षा था और आपके पहले बच्चे ने 18 मार्क्स स्कोर किए। 18 मार्क्स आए किसी के, लेकिन हमने देखा कि 2 बच्चों के 18 हैं, तो यहाँ पे हमने बारंबारता में 2 लिख दिया। 20 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, तो हमने बारंबारता में 4 लिख दिया। 24 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, तो हमने फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दिया। तो ये तो हो गए स्कोर, मार्क्स हो गए, और वो पर्टिकुलर मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं वो हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। इसी को हम बारंबारता कहते हैं। अब आप देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आएगा जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो वो हमेशा उतना ही आता है जितने कि आपके कुल आंकड़े हों। शुरू में मैंने बताया था 30 बच्चे हैं, तो जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो 30 ही आएगा। तो n इज इक्वल टू 30 हो गया। n जो हमें हर में चाहिए, फॉर्मूले में ध्यान दिया था, n नीचे आएगा ये वाला। ओके, अब हम निकालेंगे fx। ये नई चीज है जो हम इसी तरीके में करते हैं। x हमें पता है 18 है और f हमें पता है बारंबारता है। 18 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं। अब इसी 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 2 कितना आया? 36 एंड सो ऑन। इसी तरह से हम लोग सारे निकाल लेंगे fx। 24 जा 80, 24 इंटू 3 72, 35 इंटू 8 280, 42 इंटू 6 252, 48 इंटू 4 192, 50 इंटू 3 150। तो बच्चों एक चीज आपने ध्यान दिया, 50 मार्क्स का एग्जाम था और सिर्फ 3 बच्चों के 50 मार्क्स आए हैं, तो हमने तीनों को यहाँ लिखा है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे क्योंकि सूत्र में लिखा है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब एफ आई एक्स आई ये वाला कॉलम है, जब इन सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई या हमारा जोड़ है वह आ रहा है 1062। अब हम निकालेंगे मीन। मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है। अब सिग्मा एफ एक्स की जगह पे 1062 लिखा और n की जगह पे लिख दिया 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 35.4 आंसर है। अब ये 35.4 है क्या? यूनिट क्या होगी? सोचो सोचो। वेरी गुड, यूनिट होगी मार्क्स। अब हल्का सा इसे हम अपनी स्टोरी से जोड़ें। जब 35.4 मार्क्स आपका अर्थमेटिक मीन आ रहा है, ये पता है क्या दर्शा रहा है? 50 अंकों के परीक्षा में 30 बच्चों को अगर हमने बराबर बराबर मार्क्स बांटे होते तो कितने मिलते एक बच्चे को? 35.4 मिलते हमारे आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन मार्क्स तो ऐसे बंटते नहीं है, राइट? जूस तो है नहीं है। सो ये आपको तरीका अलग दिखेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम तब यूज करेंगे, मैं फिर से दोहराती हूं, जब बारंबारता दी गई हो और आंकड़े थोड़े से बड़े होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ आया? गुड। तो बच्चों दूसरे तरीके पर आधारित हम एक और ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक एक्टिविटी से, और मैं आपका ज्ञान पर रखती हूं। आप ये देख पा रहे हैं बोर्ड? इसमें ओके, इसमें मैंने 10 आंकड़े लिए हैं, 10, 30, 50, 10, 20, 40, 30, 40 और 40 और एक और 40।
तो बच्चों ये मान लीजिए फिर से हमने 50 अंकों की परीक्षा ली और इसमें सिर्फ 10 बच्चों ने भाग लिया। ये उनके अंक हैं, आपको मीन निकालना है। अब सेकंड वाले तरीके से दूसरे सूत्र से बारंबारता इसमें दिख रही है आपको, 44 बार आ रहा है, 32 टाइम्स आ रहा है, 10 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम दूसरे सूत्र से निकाल सकते हैं। क्या आप कोशिश करेंगे? चलिए करके दिखाइए। लाइए मैं बताती हूं। जैसा कि हमने देखा इस प्रश्न में बारंबारता दी गई है। अब सूत्र क्या यूज करना है? सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय n। अब की बार टेबल भी हमें खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि आंकड़े दिए हुए हैं, टेबल तो दिया नहीं है, x और f अलग करके नहीं दिया, तो लेट अस डू इट। सबसे पहले कोई भी आंकड़े हो आप अपनी आदत में डाल लीजिए, उनको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। अब जब आप छोटे से बड़ा लिखेंगे तो 10 2 टाइम्स है, 21 टाइम, 30 30, 40 40 40, अगेन 40 एंड 50, हो गए 10। अब मुझे आप ये बताइए, x में हम लिखते हैं प्राप्त आंकड़े। प्राप्त आंकड़े क्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और कुछ तो नहीं दिख रहा, 11 12 ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। नाउ 10 कितनी टाइम्स आया? 1 2 2 टाइम्स आया, 20 1 टाइम आया, 30 अगेन 2 टाइम्स आया, 40 4 टाइम्स आया, और 50 सिर्फ एक बच्चे के आए हैं। अब निकालेंगे हम लोग fx। fx निकालने के लिए x और f को मल्टीप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था, 18 इंटू 2 जैसे। तो जब हम 10 2 जा करेंगे तो आएगा 20, 21 जा अगेन 20, 32 जा 60, 40 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हम 0 पहले लिख देते हैं, 4 4 जा 16। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोग सीखते रहा करो, कैलकुलेशन में हेल्प करती है। 50 इंटू 1 अगेन 50। अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो 0 तो हम एज इट इज लिख लें और ये संख्याएं ऐड कर लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 16 26, 26 + 35 31। सो यहां आ गया 310। तो हमारा सिग्मा fx आ गया 310। अब हमारा सूत्र था मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय n। सिग्मा fx इस क्वेश्चन में 310 आया और n कितने हैं? टोटल बच्चे कितने हैं? 10। अब इन्हें डिवाइड करना है, सिंपली 0 विल बी कैंसल्ड विद 0, 0 0 कैंसिल हो गए और बचा क्या? 1 तो कुछ नहीं है, तो 31 अंक जो है आपका अर्थमेटिक मीन हो गया जब बारंबारता दी गई है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ आया बच्चों? ओके। सो स्टूडेंट्स, ये थे दो तरीके समांतर माध्य निकालने के जब बारंबारता दी गई हो और जब ना दी गई हो। आइए अब हम ये देखेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा आंकड़ों में से किसी एक आंकड़े के आसपास पाए जाने की उनकी प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये नॉर्मल वाला फर्स्ट तरीका है। दूसरा, अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करना जब बारंबारता ना दी गई हो। तो समांतर माध्य का सूत्र ये है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n, जहां पर n दिए गए आंकड़ों की संख्या होता है। सिग्मा आपका एक ग्रीक अक्षर है जो योगफल दर्शाता है। अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य निकालना जब बारंबारता दी हुई हो। समांतर माध्य जब बारंबारता दी गई हो तब सूत्र बदल जाता है क्योंकि f फ्रीक्वेंसी बारंबारता इंक्लूड हो जाती है। तो x मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय n, जहां x आपके आंकड़े होते हैं और f आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। अब बच्चों, ये आपके लिए गृह कार्य है। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्त अंक निम्नवत है। ये सारे अंक हैं जो 15 बच्चों को 100 में से मिले हैं।
अब आपको इन अंकों का समांतर माध्य निकालना है। 10 बालिकाओं के भार किलोग्राम में क्रमशः ये दिए गए हैं, आपको इनका समांतर माध्य निकालना है। तो बच्चों ये आपके लिए गृह कार्य है जो आपको करना है। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देती हूँ। आपने फ्लैश कार्ड्स तो जरूर देखे होंगे। फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, फ्लैश कार्ड्स में हम आगे कुछ लिखते हैं प्रश्न और पीछे उसका सोल्यूशन होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, परियोजना प्रोजेक्ट लिखेंगे आप, A4 शीट लेंगे, गत्ते पे चिपका देंगे। इधर आप जग बनाएंगे, इसमें 180 ml जूस लिया है। पहले मैंने यूनिट्स में लिया था, अब मैंने ml में लिया है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे लिखा देखा है 250 ml, 500 ml एंड सो ऑन, तो एक यूनिट है। अब 180 ml को 6 लोगों को कैसे बांटे बराबर मात्रा में जूस, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप कर पाएंगे? इसके पीछे ही आप सोल्यूशन लिखेंगे और इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। 180 ml को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30 ml, तो हर ग्लास में कितना मिला? 30 मिलीलीटर जूस, और हमारे हर व्यक्ति को कितना मिला? 30 मिलीलीटर। सो यही है बिना बारंबारता वाले आंकड़ों का समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन। ये तो मैंने बनाया है बिना बारंबारता का, और बारंबारता का आपका मैंने बीच में दिखाया था। इस तरह से आप और भी फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज कई सारी चीजें सीखी। आपको याद है शुरू में मैंने क्या कहा था? अगर आप ढूंढोगे, सोचोगे और ध्यान दोगे तो आपके आसपास हर चीज में गणित है, मैथमेटिक्स है। तो बच्चों, आज हमने किन किन चीजों में मैथमेटिक्स ढूंढा? सबसे पहले हम लोगों ने जूस में मैथ्स ढूंढा। कैसे? 5 बच्चों को जूस बांटा, फिर कम ज्यादा हुआ, फिर हमने उन्हें बराबर बांटा और फिर बताया वही तो मीन है। और हमने गणित कहाँ ढूंढा? फिर हमने एक एक्टिविटी की जिसमें मैंने आपको टॉफीज दिखाई थी। वैसे तो आप टॉफीज लाते हो, बर्थडे होता है आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, क्या आपने उसमें कभी गणित ढूंढा? आज हम लोगों ने टॉफीज में गणित ढूंढा। तो बच्चों कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। और हमने किस में मैथ्स ढूंढा? आज हम लोगों ने आपको मिलने वाले मार्क्स में, अंकों में गणित ढूंढा। तो इसी प्रकार आप लोग जब भी कहीं होते हैं, कहीं जाते हैं, तो अपना ध्यान उन चीजों पे डालिए जहां पर आप गणित ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से हम गणित की प्रैक्टिस करते हैं, और आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आप उस चीज में और परफेक्ट होते जाओगे। मैथ्स का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप कॉपी में ही करेंगे, आप अपने आसपास ढूंढिए, आपको गणित मिलेगा। आइए हम दोबारा से देखते हैं। एक हमने टॉफीज में किया था, जब हमने 4 निकाला था मीन, तब हमने टॉफीज के थ्रू मैथ्स ढूंढा था। और मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जब हमने इन अंकों पे समांतर माध्य निकाला था, बारंबारता दी गई हो तब हमने अंकों में मैथ्स ढूंढा था। तो बच्चों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वाली वीडियो सांख्यिकी पाठ, जिसे हम इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट वृत्तारेख था जिसे हम पाईग्राफ कहते हैं, और ये था दूसरा पार्ट जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और इसी से आपका लेसन नंबर 3 कक्षा 7 का खत्म हो जाता है। और अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी एक नए पाठ के साथ और एक नए विषय।